हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आ गए हैं फिर से न्यू फाइव स्टडी पर अपने बचे हुए सेशन पे। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का है जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एडू कार्ड का, और इसमें हम लोग है जो क्या बोलता है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग है जो क्या बोलता है 11 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए एसएसटी का, उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैंने है जो क्या बोलता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से आप इसको रिवाइज कर लेना। मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन यहीं से छपेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको है जो 1.75 के एक्स पर है जो स्पीड करके आप इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर है जो एक बार रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में पक्का सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, चलो पहले आप लोग बनाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ कौन सा है। तो पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, मिजो नेशनल फ्रंट। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है, ये नहीं बोल रहा है कि मैच करना है। तो इधर फर्स्ट में है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, रीजनल पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है भारतीय जनता पार्टी है जो क्या बोलता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एनडीए जो होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये बीजेपी पार्टी का ही है। किसका है, बीजेपी पार्टी का। चलो, तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं फटाफट। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो अच्छा बताओ, बीजेपी के नाम से याद आ रहा है, तो बीजेपी है जो सबसे पहले आया कब था। तो इसका सबसे पहले नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। क्या नाम था, भारतीय, बोलो मेरे साथ, भारतीय जनसंघ पार्टी। अरे यार एक सेकेंड। भारतीय जनसंघ पार्टी, क्या था नाम, भारतीय जन संघ पार्टी। बीजेपी का सबसे पहला नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। इसको स्टैब्लिश जो 1951 को किया गया था। कब किया गया था, 1951 को दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था, दिल्ली में। तो सबसे पहला इसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। उसके बाद फिर इसका नाम हो गया जनता पार्टी। क्या नाम हो गया था, जनता पार्टी। फिर इसका नाम बदल के जनता पार्टी कर दिया गया था 1977 को। कब किया गया था, 1977 को। उसके बाद फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया था बीजेपी, जो आप आज आप लोग जानते हो, भारतीय जनता पार्टी। इसका नाम है जो 6 अप्रैल 1980 को इसका नाम बदल के बीजेपी किया गया। फिर बीजेपी जो है एनडीए में, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है जो क्या बोलता है 1998 को है जो ये एक अलायंस बना दिया और उसमें जुड़ गया। क्लियर, यहां तो कोई डाउट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, कांग्रेस पार्टी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, बताओ। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कांग्रेस पार्टी का स्टैब्लिशमेंट है जो 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 1885 को। किसने इसको स्टैब्लिश किया था, एओ ह्यूम ने। किसने, एओ ह्यूम ने इसको स्टैब्लिश किया था कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद फिर है जो ये अलायंस में कब आ गया था, इसका अलायंस का क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी का अलायंस का नाम यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या नाम है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, और बताओ, और क्या बोलता है कम्युनिस्ट पार्टी जिसको आप लोग सीपीआई बोलते हो। क्या बोलते हो, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश हुआ था सीपीआई 1925 को। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1925 को। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसका जो है आइडियोलॉजी बताओ सीपीआई का। तो इसका आइडियोलॉजी जो हो सकता है बच्चे, ठीक है, इसने आइडियोलॉजी अपनाया था मार्क्सिज्म का। किसका? मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। लेनिनिज्म, ठीक है। और किस चीज को ये प्रमोट करता है सीपीआई? सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है और डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। प्रमोट तो सब करता है, लेकिन इसका प्राइम मकसद यही है, डेमोक्रेसी। और सीपीआई से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है सीपीआई से रिलेटेड। सीपीआई ऐसा कौन सा बातें हैं जिसको वो अपोज्ड करता है? वो अपोज्ड करता है सक्सेशन को। किसको? सेक्सेशनिज्म को। सेक्सेनिज्म को वो अपोज करता है और कम्युनलिज्म को भी अपोज करता है। कम्युनलिज्म, ठीक है। तो मैंने अभी तक इतना फैक्ट्स बताया, अभी आपको एकदम याद रखना है इतना, ठीक है। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? बताओ। 1925 को हुआ था। कब हुआ था? सीपीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1925 को हुआ था। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म पे, लेनिनिज्म पे, सेकुलरिज्म पे और डेमोक्रेसी पे। फिर से बोलो, आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग उसको बोलो, अभी फटाक से आपके दिमाग में घुस जाएगा, गारंटी है, ठीक है। साथ साथ मेरे साथ बोलते चलो आप लोग। और इसके है जो क्या क्या ओपोजिशन क्या क्या करता है, कौन कौन सा आइडियोलॉजी की अपोज करता है? सेक्शनिज्म को। किसको? सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म को, ठीक है। वही मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट है जो कब हुआ था? 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 को हुआ था। कब हुआ था बोलो? 1885 को हुआ था। किसने किया था? ए ह्यूम ने किया था। और ये कांग्रेस पार्टी जो है अलायंस में कब आ गया था? अलायंस इसका क्या है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या नाम है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जनता पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो जनता पार्टी को है जो क्या बोल रहे थे, याद करो, भारतीय जनसंघ पार्टी। क्या नाम था? भारतीय जनसंघ पार्टी। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1951 को सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। फिर इसका नाम है जो जनता पार्टी कर दिया गया 1977 को। कब? 1951 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और 1977 में जनता पार्टी नाम रख दिया। और इसका बीजेपी नाम कब पड़ा? ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को। और उसके बाद फिर 1998 को। कब? 1998 को ये एनडीए अलायंस में आ गया था। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो बीजेपी क्या है? एनडीए से रिलेटेड है। कांग्रेस पार्टी क्या है? यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मिजो नेशनल फ्रंट जो है एक रीजनल पार्टी है। मिजो नेशनल फ्रंट क्या है? एक रीजनल पार्टी है। क्या बच्चों? मिजो जो है एक रीजनल पार्टी है। क्या है? रीजनल पार्टी है। ये जो है ऑफिशियली 1986 को स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1986 को। ये मिजोरम की पार्टी है। कहां की पार्टी है? यहां लिख देता हूं, मिजोरम। यहां तो कोई डाउट? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यही बातें यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्या है? स्टेटमेंट और असर्शन वाला है। assertion and reason से there are two statement marked as a assertion and reason. Mark your answer as per the code provided below. बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। मुझे तो सही लग रहा है, देखते हैं रीजन क्या कहता है। डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी डिसीजन मेकिंग्स होते हैं सारे नियम और कानून के हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल इसका आंसर ए होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है और लेजिटिमेट भी है। अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल कब होगा? जब वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या बोलता है वहां पे? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ चलो बताओ, क्वेश्चन कह रहा है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बाय द श्रीलंका। बताओ श्रीलंका में कौन सा रिलीजन है जो प्रोटेक्टेड है और फोस्टर्ड है, यानी उसको और बढ़ावा दिया जाता है? कौन सा रिलीजन है बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ, क्या क्रिश्चियनिज्म है, हिंदुइज्म है, इस्लामिज्म है कि बुद्धिज्म है? बताओ। बिल्कुल सही, बुद्धिज्म है। आपको याद होगा किंग अशोका के बारे में। किंग अशोका का जो सन था महेंद्र, क्या नाम था? महेंद्र और उसकी डॉटर जो थी संघमित्रा। ये दोनों को है जो अशोक ने भेजा था कहां? श्रीलंका। किस लिए? बुद्धिज्म को प्रचार और प्रसार कराने के लिए, यानी एडवर्टाइज करने के लिए श्रीलंका भेजे थे। यहां तक क्लियर? अच्छा एक और बात बताओ, श्रीलंका से मुझे एक बात याद आ रहा है, तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं? बताओ श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? सिलोन। क्या नाम है? एक सेकेंड, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सेलोन है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कह रहा है read the given data and find out the children of which of the state has attained maximum elementary education। सबसे ज्यादा maximum elementary education किस में प्राप्त किया है? देखो यहाँ तो डाटा दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे डाटा है। ओके चलो इसको पढ़ो फटाफट। मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूली एजुकेशन कहां पे है? बताओ। स्टेट हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेट। लिटरेसी रेट में देखो सबसे ज्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे ज्यादा, यानी लिटरेसी का मतलब क्या? एजुकेशन सबसे ज्यादा कहां है? देख लो, हरियाणा में 82 है, 82% है, केरला में 94% है, बिहार में 62% है। तो बताओ सबसे ज्यादा एजुकेशन लिटरेसी रेट कहाँ है? केरला में। वेरी गुड, कहाँ है? केरला में। अच्छा आंसर यहां भी लिखा हुआ था। ओके ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। गो। अब कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग डाटा बिलो द सेलेक्ट रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन निकालना है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, इसको अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो एक डाटा है उसको रीड करो। कह रहा है कि लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट माने एजुकेशनल रेट, माने कितना पढ़ा लिखा है। तो रूरल पॉपुलेशन, अच्छा रूरल अर्बन क्या होता है? रूरल माने गांव और अर्बन माने शहर। तो रूरल पॉपुलेशन में मेल का है जो 76 लोग पढ़े हुए हैं परसेंटेज, और फीमेल 54% पढ़ी हुई है। यूपी की बात कर रहा है। रूरल माने गांव में सॉरी रूरल चिल्ड्रन इन एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स, जो 10 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं गांव में, 90% मेल है यहाँ पे, 87% फीमेल है जो यहाँ पे पढ़ी लिखी है। अब बोल रहा है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, जो 10 से लेकर 14 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे 85%, यहाँ पे 82% है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, यानी इसकी बात कर रहा है। गर्ल्स जो कितना है जो अटेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखो फीमेल जो है अटेंड कितना कर रही है, अटेंड जो है बच्चे कितना कर रही है? 82% है जो अटेंड कर रही है। और आपको पता है कि अपने आप में परसेंटेज 100 में होता है। अब 100 में से 82 तो अटेंड कर रही है, तो नॉन अटेंडेंट कितना होगा? नॉन अटेंडेंट वाले कितना होगा बताओ?
18%, कितना होगा 18%, आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, घटा दोगे 12 हो जाएगा। अरे ये गलत है, ठीक है 18 होगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है बहुत ही, ये लॉजिकल है, ठीक है, इसको पढ़ो ध्यान से। ऑड वन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से ऑड निकालना है, कौन सा है जो ऑड है, चारों में से कौन सा अलग दिख रहा है। पढ़ के देख लेते हैं। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोर्टर, ठीक है। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, ठीक है। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। अरे ये सब मुझे आदमी लग रहा है, ये सब तो आदमी है, काम करने वाले हैं, हेल्पर्स लग रहे हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे, अच्छा ये आदमी है ना, ना ये तो इंस्टीट्यूशन है। इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो, ये हो गया। ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, दूरदर्शन कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। बाकी सब जो हेल्पर है, बाकी सब क्या है, हेल्पर है, आदमी लोग है। ये है जो ट्रांसपोर्टेशन इसका, तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, डी नंबर होगा। यहां तो कोई डाउट। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है देखो, यहां पे देखिए, डी इज द फीचर्स ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बताओ, पढ़ो, क्या है सवाल, पढ़ लो, अब पढ़ भी लो। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं ही सिर्फ पढ़ते रहूं, मुझे तो आता ही है, तुम लोग पढ़ लो, काम देगा। सेक्टर एंड क्राइटेरिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर क्या था, बताओ प्राइमरी सेक्टर क्या था, आंसर इसका बताओ। मैं तब तक के लिए प्राइमरी सेक्टर बताता हूं। प्राइमरी सेक्टर वैसे सेक्टर को कहते हैं जो क्या बोलता है, रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर बताओ, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, जो इसको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, ठीक है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में कौन आएगा बताओ, सर्विस। सेकेंडरी सेक्टर में आता है सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर में कौन आता है बताओ, सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है। जैसे जोमेटो होता है, जोमेटो हो गया ना, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। इंडस्ट्रीज में हो गया फैक्ट्री, और सेकेंडरी में इंडस्ट्री और फैक्ट्री। प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। तो ये कह रहा है कि ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ये तीनों जो सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ये इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है हमारे इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से ये इकोनॉमी को हमारे, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या करता है बताओ। तो ये है जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को देता है, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज को देखता है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को देखता है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल क्यों रहेगा, सोशल एक्टिविटीज को क्यों देखेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ गया गवर्नमेंट, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ देखो, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, जॉब मिलता है सबको, इसमें भी जॉब होगा, ठीक है, क्योंकि जॉब प्रोवाइडर है। लेकिन ये इसमें जॉब को जो प्रोवाइड करेगा, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर है जो उसको जॉब देगा। और ये वाला जॉब वाला है जो है अनऑर्गेनाइज्ड में है, जो खुद से है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे, ठीक है, इसलिए इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो ये सब क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है।
तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहते तो पढ़ सकते हो, बोलोगे तो पढ़ दूंगा। क्या लिखा हो, पढ़ो। सेकेंड, हाँ, ओके। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या लिखा हो, पढ़ो यार, पढ़ भी दो। Nature of employment activities a criterion used to classify jobs into the organized and unorganized sector. Organized sector includes jobs which are regulated, जिसको regulate करता है agencies of government या फिर private, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स जॉब्स विच आर अनरेगुलेटेड, जिसको अनरेगुलेटेड होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ध्यान से पढ़ना, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो। कर आए कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो बताओ इसमें से कौन सा सही है। पहले एक स्टोरी छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर को हम लोग टकाटक करेंगे। रोहन हैज टेकन अ लोन। अच्छा, रोहन है जो लोन लेता है, कितना रुपया, 5 लाख रुपया लेता है। कितना लोन लेता है वो, 5 लाख रुपया लेता है। फ्रॉम द बैंक टू परचेस हाउस, उसको घर खरीदना है, क्या करना, घर, 12% पर, कितना पर, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही हैज टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी। अच्छा, उसको ना सबमिट करना पड़ेगा अपने न्यू हाउस का और अपने सैलरी का है जो रिसिप्ट, उसको देना पड़ेगा टू द बैंक। इसको क्या कहते हैं, बताओ। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज, व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज, बताओ। इस प्रोसेस को हम लोग कोलेटरल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल प्रोसेस में क्या होता है कि आप बैंक से कुछ सामान लोगे, मैंने लोन लोगे, ठीक है, और उसके एवज में आपको क्रेडिट के रूप में, किसके रूप में, आपको क्रेडिट के रूप में बैंक को कुछ देना पड़ेगा। जैसे अगर आप कमाते हो तो आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, कि अगर आप पैसे वैसे लेके भागते हो, ठीक है, तो आपके सैलरी में से वो काट लेगा, या फिर जहां भी आप काम करते हो वहां पे वो वसूलने के लिए पहुंचेगा, ठीक है, तो तुम बच नहीं सकते हो बच्चे, ठीक है, तो कोलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट, चलो यही लिखा हुआ है कोलेटरल, देख लो इसका डेफिनेशन। कोलेटरल इज एन एसेट, ये एक पैसा है, संपत्ति है। एसेट में क्या होता है, संपत्ति। दैट द बोरोवर ओन्स, जो कि रखता है बोरोवर, लैंड के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, व्हीकल के रूप में, लाइफ स्टॉक के रूप में, डिपॉजिट विद बैंक, मैंने जो भी, अगर तुम पैसा वहां से ले रहे हो बैंक से, ठीक है, तो उसको जमीन का कागज दे सकते हो, बिल्डिंग अगर तुम्हारे पास है तो उसका कागज दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो गाड़ी दे सकते हो, अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारा 2 व्हीलर जो है, जो स्कूटर से घूमते रहते हो ना, वो स्कूटर तुम्हारा उठा के लेके जाएगा वो, ठीक है, बैंक वाला। यूजेस दिस एज अ गारंटी, वो गारंटी के रूप में यूज करता है। लेंडर यूनिट अंटिल द लोन इज पेड, रीपेड, जब तक लोन नहीं देगा तब तक तुम्हारा वो चीज रख ले रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ। यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी, ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी है जो फ्री ट्रेड वर्क को अलाउ फ्री ट्रेड वर्क ऑन द म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो ट्रेड है जो दो कंट्रियों के बीच में, उसको रेगुलेट करता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा ना आपको, ठीक है, तो आप कर लोगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका बताओ, IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो WTO है जो करता है इसका रेगुलेशन, ठीक है। दो कंट्रियों के बीच में अगर ट्रेड को रेगुलेट करना है तो वो कौन रेगुलेट करता है, WTO। अच्छा, WTO से मुझे याद आ रहा है, ठीक है, कि WTO का है जो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, ये पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो WTO का जो एस्टैब्लिशमेंट है 1995 को वो ये एस्टैब्लिश हुआ था। कब एस्टैब्लिश हुआ था, बोलो, 1995 को एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बता सकते हो। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड, बता दो, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, पता है तुम्हें। हाँ, कश्मीर को कहा जाता है। जाना कभी मौका मिले तो,
अच्छा बताओ इसमें मेंबर्स कंट्री कितने हैं? WTO में जो है कितने मेंबर्स कंट्री हैं? 164 कंट्रीज हैं। कितने हैं? अब बोलो भी, सब मैं ही बोलूं क्या? 164 मेंबर्स हैं। लगभग जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है इसमें है, आता ही है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है। यहां तो कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ता हूं। ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और स्टैंडर्ड्स को डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में वो ये कंट्रोल करता है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आ गया है। बताओ ग्लोबलाइजेशन क्या है? याद है ग्लोबलाइजेशन? उसमें हम लोग करते थे, क्या करते थे ग्लोबलाइजेशन में, बता सकते हो? बताओ बताओ, ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे? ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरा कंट्री से म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है। किस लिए? ट्रेड के लिए। किस लिए? ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए बनाता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है ताकि दोनों का कंट्री म्यूचुअली है जो बढ़ सके। तीसरा, FDI प्रमोट करता है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। मल्टीपल MNC कंपनीज को है जो वेलकम करता है। मल्टीपल नेशनल कंपनीज को कहता है कि आइए हमारे कंट्री में है जो क्या बोलता है, फैक्ट्री बैठाइए। ठीक है, टैक्सेशन में रिलीफ देता है। क्या करता है? टैक्सेशन में रिलीफ देता है। रिलीफ क्या देता है? टैक्सेशन में रिलीफ देता है ताकि म्यूचुअल कोऑपरेशन से सारा कंट्री आपस में बढ़ सके। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोब को कनेक्ट करना, ग्लोबलाइजेशन। बताओ समझ में आया? अब देखो, हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि रिमूवल ऑफ द बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट। बैरियर्स माने वही टैक्स को रिलीफ देता है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज। अच्छा अभी बताया ना, मैंने बताया था ना कि फॉरेन फैक्ट्रीज को बुलाता है। देखो MNCs को बुलाता है कि आओ मेरे कंट्री में है जो फैक्ट्रीज बैठाओ, जैसे कोको कोला हमारे यहाँ है, थम्सअप वाले, देख रहे हो ना? हाँ तो चलो बताओ, तो ये तो सही है, ये भी सही है। अच्छा एक किस में सही है? ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसमें है और ये भी है, तो ये तो होगा नहीं। हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया। और में मिलाना है तो देख लो जानकारी के लिए। हैज इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। ना भाई, अगर ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ता है ना तो जिसके कारण बहुत सारे कंपनीज को लॉस भी होता है, छोटी कंपनियों को। बता सकते हो वो छोटी कंपनीज कौन है? बेचारे लोग, वो कंपनी है MSME वाले, MSME वाले। माइक्रो फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, याद रखना इसका। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, बोलो, मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें आ जाते छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले, जो क्या बोलता है, क्या क्या बनाते हैं वो लोग, छोटी छोटी कंपनी क्या बनाते हैं, जैसे हैंडलूम्स वर्क हो गया। ठीक है, हैंडलूम्स के सामान हो गया, हैंडलूम का सामान हो गया। ठीक है, अरे ये क्या है, हैंडलूम का सामान हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है, छोटे छोटे कपड़े वो मैंने जो टेक्सटाइल वाले होते हैं, टेक्सटाइल, इन सभी पर काफ़ी असर पड़ता है भाई अगर MNC आते हैं। मान लो कि घर में क्या बोलता है, शुगर केन का रस बिक रहा है, गन्ने का रस, शुगर केन का रस अब लोग है जो पीना पसंद नहीं करता। अब जो कोको कोला है उसको पसंद है, थम्सअप ही पसंद है, स्प्राइट ही पसंद है। कहाँ लोग पीता है? कभी देखे हो बर्थडे पार्टी में जो शुगर केन का रस है जो बांट रहा है? नहीं ना। बस यही सब है, तो ये सब अफेक्ट करता है। तो इसलिए थर्ड वाला पॉइंट है जो गलत हो जाएगा, थर्ड है जो गलत है। हैज लेसेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। ना भाई, FDI तो प्रमोट हो रहा है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेसन क्यों होगा? तो ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म 11 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर लिया, सारे MCQ। कल है जो हम लोग क्या बोलता है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आपने उसको कर लिया ना तो सारे आंसर लिखना आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ओके, जय हिंद।